हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। यूनिट 4 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे करके देखने का अनुभव, भूमिका एवं महत्व के बारे में। तो आप सभी लोग प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं उनका रिवीजन कर ही रहे होंगे। पीडीएफ से आपका रिवीजन चल ही रहा होगा। यदि आपको वीडियो में कहीं पर डाउट रहता है तो आप वीडियो ड्यूरेशन के साथ बता सकते हैं कि ये वाला पॉइंट हमें क्लियर नहीं हुआ है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको कोई ज़्यादा किसी क्वेश्चन में डाउट वगैरह रहता है तो आप वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे करके देखने के अनुभव क्या है, इस करके देखने का जो अनुभव है उसकी भूमिका क्या है और उसका महत्व क्या है शिक्षण में। महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है एग्जाम में आप लोग जानते ही हैं, पूछ लिए जाते हैं। महात्मा गांधी ने कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि बच्चे व आदमी के शरीर, मन और आत्मा का चौतरफा विकास, बच्चे व्यक्ति का हर एक डायरेक्शन में विकास होना चाहिए। यानी उसका मानसिक विकास भी होना चाहिए, उसका शारीरिक विकास भी होना चाहिए, उसका सामाजिक विकास जो है वो भी होना चाहिए। ठीक है, और आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए, या फिर जैसे हम बोलते हैं सामाजिक विकास के साथ साथ भावात्मक विकास भी होना चाहिए। आध्यात्मिक विकास थोड़ा अलग हो जाता है। तो इन चार ही तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट हो, यानी कि हाथों से, मस्तिष्क से, हृदय से व हृदय से शिक्षा प्राप्त करना। जैसे हम बोलते हैं हाथों से हैंड, मस्तिष्क से हेड और हृदय से हार्ट, तो ये 3H हो जाते हैं। जॉन डुई ने कहा है कि शिक्षा अनुभवों का पुनः निर्माण है, एक्सपीरियंस को रिबिल्ट करना ही क्या है, एजुकेशन है। शिक्षा का नया दर्शन प्रयोगात्मक दर्शन है। प्रयोगात्मक यानी कि जो प्रैग्मेटिज्म है वो नया दर्शन आ जाता है। शिक्षाविद का काम है शिक्षार्थियों के लिए अनुभव तैयार करना जो अच्छे लगने के साथ साथ भविष्य के लिए ऐच्छिक अनुभवों को प्रोत्साहित करें। भविष्य के लिए ऐच्छिक अनुभव, बच्चे जिस तरह के अनुभव चाहते हैं उस तरह के अनुभव बच्चों को मिले। शिक्षाविदों के लिए मुख्य समस्या क्या है कि ऐसे अनुभवों का चुनाव जो आने वाले अनुभवों को फलदायक व रचनात्मक बनाए। ये हो जाएगा इनके लिए एक प्रॉब्लम शिक्षाविदों के लिए कि यार ऐसे अनुभवों का हम कैसे निर्माण करें ताकि जो बच्चे के एक्सपीरियंस है वो क्रिएटिव हो, नए नए एक्सपीरियंस बच्चे को मिले। ठीक है, अनुभवों में निरंतरता ही शिक्षा अनुभवों का दर्शन है। ऐसा माना जाता है कि शिक्षा अनुभवों के द्वारा अनुभवों की और अनुभवों के लिए है। एजुकेशन इज वाई ऑफ एंड फॉर एक्सपीरियंसेस, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। एजुकेशन इज व्हाट, ठीक है, एजुकेशन क्या है, अनुभवों के द्वारा है, अनुभवों की ओर है, अनुभवों की है, या फिर अनुभवों के लिए है। तो तीनों ही है। एजुकेशन इज वाई एक्सपीरियंस, ऑफ एक्सपीरियंस एंड फॉर एक्सपीरियंस। जब इस प्रकार जब एक के बाद एक आने वाले अनुभव एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तभी एक समाहित व्यक्तित्व बनता है। निरंतरता और अंतःक्रिया शैक्षिक महत्ता अनुभव के मूल्य का माप है। आगे हम बात करेंगे तो आइंस्टाइन का एक स्टेटमेंट है, शारीरिक क्रियाकलाप के बिना कोई मानसिक क्रियाकलाप पूरा नहीं हो सकता। मीन्स इनके कहने का मतलब यह है कि यदि आपको दिमाग चलाना है तो आपकी बॉडी भी चलेगी। यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि वो आइंस्टाइन के स्टेटमेंट से, बच्चा बोतल से गिलास में पानी डालने की कोशिश कर रहा है, भाई अपनी पेशियों पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहता है। तो उसने माइंड में क्या सोचा कि मुझे ये बोतल डालना है, ठीक है, बोतल का पानी गिलास में डालना है, तो इसके लिए मांसपेशियों पर वो नियंत्रण होगा तभी वे कर पाएगा। तो मानसिक विकास और शारीरिक विकास ये दोनों एक साथ चलते हैं, ये हम कह सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हुए यहाँ पर, चाहे तो पढ़ लेना, बाकी कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। देखना, सुनना, महसूस करना, स्वाद लेना, सूंघना आदि ये सब अनुभव है। हम सीखते हैं क्योंकि हमारे साथ कुछ होता है और बदले में हम कुछ करते हैं। हम अनुभवों के द्वारा ही सीखते हैं, अनुभवों के अभाव में अधिगम नहीं होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अनुभव के अभाव में अधिगम नहीं होगा। अधिगम अनुभव शब्द शायद पुनरुक्त है। इन्होंने ये बोला कि अधिगम अनुभव ये ना पुनरुक्त है। पुनरुक्त मतलब कि आना जाना, खाना पीना, इस तरह के जो शब्द होते हैं, इसी तरह से अधिगम अनुभव है। सभी अनुभव अधिगम अनुभव है। जितने भी एक्सपीरियंसेस आपको होते हैं, किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस हो, सभी से आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। तो सारे जितने भी अधिगम अनुभव हैं आपके, सारे अनुभव आपके अधिगम अनुभव ही हैं। ज्ञान, क्षमताओं, कौशलों, नजरियों आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया जो व्यवहार, संज्ञानात्मक, भावात्मक व कौशलात्मक में प्रदर्शित होती है, ये अधिगम प्रतिफल है। बच्चों के अनुभवों की गुणवत्ता उनके अधिगम की गुणवत्ता को प्रदर्शित करती है। मतलब जितनी अच्छे अनुभव बच्चे को मिलेंगे उतनी अच्छी उसको शिक्षा की गुणवत्ता मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर विलियम ए वार्ड का बहुत बड़ी स्टेटमेंट लिखा है कि सामान्य शिक्षक बच्चों को सिर्फ बताता है, अच्छा शिक्षक बच्चों को समझाता है, श्रेष्ठ शिक्षक बच्चों के सामने प्रदर्शित करता है और महान शिक्षक बच्चों को प्रेरित करता है। तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपके बच्चे कैसे हैं, बच्चे मोटिवेटेड हैं तो फिर शिक्षा को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। गैलीलियो का एक स्टेटमेंट है,
आप एक व्यक्ति को कुछ नहीं पढ़ा सकते, आप केवल उसके अंदर ढूंढने की प्रतिभा में मदद कर सकते हो। आप बच्चे को कुछ पढ़ाते नहीं हो, आप तो बस उसके अंदर क्या प्रतिभा है इसको ढूंढने में उसकी मदद कर रहे होते हो। किथ किंग का स्टेटमेंट है, तभी पढ़ाओ जब गहरा जाए शिक्षार्थियों द्वारा, नहीं तो लोगों को स्वयं सीखने दो। ये इसका मतलब ये है कि बच्चों को तभी पढ़ाओ जब बच्चे जानने के लिए प्रेरित हों, यानी बच्चों ने आपको घेर लिया और बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तभी आप बच्चों को पढ़ो। ठीक है, वैसे बच्चे जिस तरह से सीख रहे हैं या लोग जिस तरह से सीख रहे हैं तभी उन्हें उसी तरह से सीखने दो। तो हम कह सकते हैं यार बच्चे अगर क्लास में आए हुए हैं तो आपको बच्चों को उनको आप पढ़ाओ, और बच्चे क्लास में नहीं है तो आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे प्रेरित ही नहीं है। तो वहां पर अगर आप पढ़ाओगे तो वो उसको उतना सीरियसली लेंगे भी नहीं। आगे आता है ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग। ज्ञान इंद्रिय ज्ञान का प्रवेश द्वार है। हम सब जानते ही हैं कि शिक्षण की सफलता विभिन्न ज्ञान इंद्रियों के अधिकतम प्रयोग पर ही निर्भर। जितना ज्यादा आप अपनी सेंसेस का यूज करोगे उतनी अच्छे आप चीजों को सीख पाओगे। 5 संवेदनाओं देखना, सुनना, स्पर्श, सूंघना, स्वाद लेना में पहली 3 अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये इंपॉर्टेंट बात है। हम सभी जानते हैं ये 5 सेंसरी ऑर्गन है हमारे, लेकिन स्टार्टिंग के जो 3 है जिसमें देखना आ रहा है, सुनना आ रहा है और स्पर्श करना आ रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रभावी विज्ञान शिक्षण में श्रवण का बाकी संवेदनाओं की अपेक्षा कम स्थान है। जो आपकी इफेक्टिव टीचिंग होती है उसमें भाषण, चर्चा, प्रश्नोत्तर, इन सब में अगर हम बात करें तो श्रवण का अन्य से थोड़ा सा कम स्थान दिए रखा है। दृष्टि संवेदना का अधिक प्रयोग करना चाहिए। किसी विषय का प्रभावी अधिगम इन 3 संवेदनाओं के सही अनुपात में प्रयोग पर निर्भर करता है, यानी कि देखना, सुनना और एक और था अपना स्पर्श करना। तो ये कहते हैं कि अगर आपकी इफेक्टिव टीचिंग हो रही है तो वहां पर सुनना कम, देखना ज्यादा है, और अगर आपकी इफेक्टिव टीचिंग नहीं हो रही है तो वहां पर सुनना ज्यादा चल रहा होगा, देखना कम चल रहा होगा, दृष्टि संवेदना कम चल रहा होगा। दृष्टि संवेदना का मतलब ये कि आप प्रदर्शित नहीं कर रहा है, चार्ट का प्रयोग नहीं कर रहा है, मॉडल, कंप्यूटर, इन सब का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। भाषण, स्पष्टीकरण, चर्चा, चलो इसे पढ़ लेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। ज्ञान संबंधी पाठ और कौशल संबंधी पाठ। ज्ञान संबंधी पाठ में अच्छा पाठ उसे माना जाता है जिसमें दृष्टि संवेदना का 75% यूज करते हैं और श्रवण संवेदन का 25% यूज करते हैं, और बुरा पाठ उसे माना जाता है जिसमें 25% तो दृष्टि होती है और 75% श्रवण होती है। मतलब कि सुनने को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देना, हमें देखने को ज्यादा देना, जिसमें प्रदर्शन आ जाएगा, चार्ट, मॉडल, इन सब का प्रयोग हो जाएगा। कौशल संबंधी में बात करें, कौशल संबंधी में अच्छा पाठ वो है जिसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्पर्श करने का मौका मिल रहा है। बुरा पाठ वो है जिसमें सुनने का ज्यादा मौका मिल रहा है। ठीक है जैसे कि कोई गेम ही है, फुटबॉल कैसे खेलना, अगर आपको कोई सिर्फ सुनाकर ही बता फुटबॉल ऐसे खेलते हैं, ऐसे खेलते हैं, ऐसे खेलते हैं, तो कैसे बच्चा सीख पाएगा। आगे आते हैं। आगे अगला पॉइंट है बच्चों के अधिगम में स्वयं के अनुभवों की भूमिका। बच्चों के सीखने में जो उनके अनुभव होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है। अनुभवों का वर्गीकरण कर रखा है, एक प्रत्यक्ष होते हैं और एक अप्रत्यक्ष होते हैं। इसका तात्पर्य विभिन्न वस्तुओं, संकेतों से संबंधित स्वयं अनुभव की जाने वाली अधिगम क्रियाओं से है। इसमें प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक अधिगम शामिल है, परंतु इसका दायरा उससे बड़ा नहीं है। ज्ञानात्मक अधिगम से बड़ा शामिल नहीं है, लेकिन ज्ञानात्मक अधिगम इसी में शामिल है, क्योंकि इसमें विज्ञान में प्रयोग किए जाने वाले संकेत भी हैं। प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक अनुभव उन अनुभवों पर संबंधित है जो देखने, सुनने, चखने, सूंघने, स्पर्श करने, वस्तुओं को विभिन्न प्रकार के प्रयोग करने पर आधारित है। तो ये सारी चीजें आपके प्रत्यक्ष अनुभव के अंदर आएंगी। जो आप डायरेक्ट जैसे आप एक्सपीरियंस कर लेते हो, चीजों को देखते हो तो डायरेक्ट आपको एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, आप सुन रहे होते हो तो डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस मिल रहा है, किसी चीज को चख रहे हो तो डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं। ठीक है, नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए रखे जिनका हम प्रत्यक्ष अनुभवों में प्रयोग कर सकते हैं। अप्रत्यक्ष अनुभव जो डायरेक्ट नहीं मिलते, ये दूसरों से प्रभाव प्राप्त होते हैं। जैसे कि हिमालय पे चढ़ना कैसा लगता है, हिमालय पे चढ़ने का अनुभव क्या है, तो वो आप खुद, हर व्यक्ति तो उस पर चढ़कर अनुभव नहीं कर सकता, लेकिन दूसरे के एक्सपीरियंस सुन सुन के वो फील कर सकता है कि यार कितना टफ होता होगा। अंटार्कटिका में कितनी भयंकर ठंड होती है, वहां पर टेम्परेचर कितना माइनस में जाता है, तो आप दूसरों के अनुभव से पता कर सकते हो। रेगिस्तान में किस तरह की टेम्परेचर होता है, किस तरह का वहाँ वातावरण होता है, तो ये इनडायरेक्टली आप सुन सकते हो। अब चलो ये तो फिर भी ठीक है, रेगिस्तान में कोई भी जा सकता है, राजस्थान जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि स्पेस की, अब स्पेस पे तो हर कोई नहीं जा सकता, स्पेस पे जाने के लिए तो एक अच्छी खासी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, तो ये अप्रत्यक्ष अनुभव आप दूसरों से लेकर खुद फील कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसमें वो ही हो गया पुस्तक, पत्र, पत्रिका, मौखिक चर्चा, ये सब। अधिगम अनुभवों का महत्व। अब जो अधिगम अनुभव बच्चों को दिए जा रहे हैं इनका महत्व क्या है। प्रत्यक्ष अनुभव सबसे प्रभावी होते हैं, परंतु कुछ अनुभव अप्रत्यक्ष रूप से हम प्रत्यक्ष रूप से शिक्षार्थियों को नहीं दे सकते। भूकंप का अनुभव आप नहीं दे सकते, युद्ध, बाढ़ का नहीं दे सकते। कई बार शिक्षक अपनी कल्पना से वस्तु को सजीव चित्रण कर देते हैं और बहुत प्रभावी ढंग से समझा देते हैं। कई बार यह प्रत्यक्ष अनुभव से भी अधिक प्रभावी होता है।
मतलब टीचर ही इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है कि बच्चे डायरेक्टली जाते तब भी इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। ठीक, कोई जंगल है तो जंगल में क्या क्या हो सकता है बच्चे खुद गए हों, उन्होंने हर चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी हो, लेकिन टीचर ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन करा कि उससे ज़्यादा मज़ा बच्चों को सुनने में आया। दैनिक शिक्षण प्रक्रिया में अप्रत्यक्ष अनुभवों का प्रयोग अधिक व्यावहारिक है। आप अप्रत्यक्ष अनुभवों के अवलोकनों से प्रभावी शिक्षण कर सकते हैं। शाब्दिक अनुभवों से को यदि ढंग से प्रयोग में लाया जाए तो वे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। शाब्दिक अनुभव वही है, एक तरह से अप्रत्यक्ष अनुभव भी होते हैं, आप बोलकर बता रहे होते हैं, बट बात यह है कि आप इनका प्रयोग किस तरह से कर रहे हो। अगर आप इनका अच्छे तरीके से प्रयोग कर रहे हो तो ये भी अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। हाथ से करके देखने वाले अनुभव सुनने के मापदंड, क्या मापदंड है जिसके आधार पर हम हाथों से करके और देखने वाले अनुभवों को चूज कर सकते हैं। पहली बात तो ये शिक्षण उद्देश्यों से संबंधित होना चाहिए। दूसरा, ये डेली लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए। तीसरा, बच्चों के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फोर्थ क्या है, अनुभव का चुनाव करते समय आवश्यक सामग्री व समय की उपलब्धि का हमें ध्यान रखना होगा, और ये विषय वस्तु में उत्तम व विभिन्न प्रकार के होने चाहिए, अलग अलग प्रकार के, ताकि बच्चे बोर ना हो जाए। किसी भी हाथों से करके देखने वाले अनुभव का चुनाव करते हुए शिक्षक ये अवश्य देख ले कि उसे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति होना चाहिए। जो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, वो बिल्कुल फुलफिल होना ही चाहिए। शिक्षक को उपयुक्त हाथों से करके देखने वाले अनुभव प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के शिक्षण के तरीकों का प्रयोग करना होगा। कुछ यहाँ दे रखे हैं। पहला प्रयोग, ये उपकरणों का प्रयोग करने, अवलोकन करने, समझने, इनसे संबंधित है। दृश्य श्रव्य सामग्री, इसमें क्या आ जाएगा आपका, रेडियो, फिल्में, फिल्म स्प्लिट, एपीडाइस्कोप, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर आधारित अधिगम, मास मीडिया, ये सब कुछ। यूट्यूब भी इसमें आ जाएगा। क्रियाकलाप आधारित शिक्षण, इसमें ड्रामा, वाद विवाद, पाठ्यक्रम आधारित परियोजना, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है। जांच के प्रकार, विद्यालय एवं विद्यालय से बाहर जांच प्रक्रिया होती क्या है। कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इन्वेस्टिगेट शब्द का विस्तृत अर्थ बताया गया है। क्या अर्थ बताया, पता लगाना, सावधानी पूर्वक या सूक्ष्मता से अध्ययन करना। नेशनल करिकुलम फॉर इंग्लैंड ने 10 जांच कौशलों की पहचान की जिन्हें बच्चों की किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने, अवलोकनों तथा मापन द्वारा प्रमाण एकत्र करने के संदर्भ में सिखाया जाना चाहिए। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने बता दिया है। ठीक है। थोड़ी सी थकान इसलिए आलस है। ये कौशल एक सही परीक्षा की योजना बनाने, प्रमाण प्राप्त करके प्रस्तुत करने और प्रतिफलों का मूल्यांकन करने से संबंधित है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये जो कौशल है वो किस किस लिए जरूरी है, परीक्षा की योजना बनाने के लिए, प्रमाण प्राप्त करके प्रस्तुत करने के लिए और प्रतिफलों का मूल्यांकन करने के लिए। जांच प्रक्रियाओं का उद्देश्य अधिगम के रचनात्मक विचार में भी देखा जा सकता है, जहां शिक्षकों द्वारा बोधात्मक उलझन के जवाब में उनके गलत विचारों को ठीक करने की उम्मीद की जाती है। ये प्याजे का स्टेटमेंट हो गया। तो जांच प्रक्रिया को हम एक तरह से रचनात्मक विचार के रूप में दे सकते हैं। जब बच्चे उलझते हैं तो उलझ के बाद उनको ठीक करने, उसको जब वो ठीक कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर लेते हैं। जांच प्रक्रिया के पीछे एक मान्यता यह है कि उनसे वैज्ञानिक साक्षरता का विकास होगा। बिल्कुल ठीक है। वैज्ञानिक हर चीज का विकास कैसे करते हैं, उसको बार बार टेस्ट करके। जांच प्रक्रियाओं के प्रकार दे रखे हैं यहाँ पर, कौन कौन से प्रकार हैं। निष्पक्ष परीक्षा, वर्गीकरण व पहचानना, पैटर्न ढूंढना, खोज करना, मॉडलों की जांच करना, और 6 विषय वस्तु का निर्माण करना। तो सबसे पहले हम बात कर लें निष्पक्ष परीक्षण की। निष्पक्ष परीक्षण मतलब किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव ना हो। यह जांच प्रक्रिया विभिन्न चरों में संबंध खोजने व उनका अवलोकन करने से संबंधित है। स्वतंत्र चर में व्यवस्थित परिवर्तनों की तुलना प्रतिफल या आश्रित चर में परिवर्तन से की जाती है। इन जांच प्रक्रियाओं में जोर इस बात पर दिया जाता है कि शिष्य एक या अधिक स्वतंत्र चरों की पहचान करे जिससे बाकी कारकों से स्वतंत्र होकर काम चलाया जा सके। इस प्रकार के निष्पक्ष परीक्षण के लिए अन्य कारकों को नियंत्रित करना सीख जाएंगे। स्वतंत्र चर मतलब कैसा, अगर आपने पढ़ा हो, मैं आपको बता देता हूं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये स्वतंत्र चर, आश्रित चर क्या होता है। ठीक है, आपने एक चीज पढ़ी होगी, एक होता है समय और एक होता है वेग। समय को हम बोलते हैं टाइम और वेग होती है आपकी वेलोसिटी। ठीक है, तो आप ये देखते हो कि पहले टाइम 0 था, फिर टाइम आपका 5 सेकंड हो गया, फिर टाइम आपका 10 सेकंड हो गया, फिर टाइम आपका 15 सेकंड हो गया। तो यहाँ पे हमने टाइम को ले लिया। यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर हम डिस्टेंस को ले लेंगे। मान लो कि ये पहले 10 मीटर चला, फिर ये 20 चला और ये फिर 30 चला। ठीक है ना। अब ये कुछ इस तरह से
जा रहा है। ये कुछ इसका ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया आपका वेलोसिटी, नहीं ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया। ये हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। अगर आप यहाँ पर बात करें, डिस्टेंस को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं हमारे हिसाब से, हम ज़्यादा भी चल सकते हैं, कम भी चल सकते हैं, लेकिन हम टाइम को कभी नहीं रोक सकते। अगर आपने एक बार चलना शुरू कर दिया तो टाइम तो जाता ही रहेगा, भले ही आप डिस्टेंस कवर करो या फिर डिस्टेंस कवर नहीं करो। तो यहाँ पर जो टाइम होता है वो होता है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट जिसे हम बोलते हैं स्वतंत्र चर। ये किसी पर निर्भर नहीं है। जब भी आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें या फिर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें, तो उसमें जो टाइम होता है वो स्वतंत्र चर होता है, इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता। तो बच्चों से बोलो कि आप अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग स्वतंत्र चरों की पहचान करो, ठीक है। इससे बच्चे निष्पक्ष परीक्षण के लिए चीजों को नियंत्रित करना सीख जाएंगे, ठीक। तो ये बताया गया है यहाँ पर। तो स्वतंत्र चर आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है, जिससे आप परिवर्तित नहीं कर सकते, जो जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से चलेगा, वो स्वतंत्र चर होता है। हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर टीचर स्वतंत्र चर होता है, यानी इंडिपेंडेंट होता है, और बच्चे जो हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। बच्चे किस पर डिपेंड है? बच्चे टीचर पर डिपेंडेंट है। टीचर जैसा करेगा वैसे ही चलेगा। वर्गीकरण व पहचान करना, तथ्यों घटनाओं को बड़े वर्ग में को नियंत्रित समूह में बांटने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। बड़े वर्ग को नियंत्रित समूह में बांट दिया आपने, एक बहुत बड़ा वर्ग था उसको आप छोटे छोटे समूह में बांट दिया, उसे वर्गीकरण करेंगे। ये तो नॉर्मली, फिर उसको एक आध नाम वगैरह दे दोगे आप। पैटर्न खोजना, ऐसे इनके जो उदाहरण दिए रहे हैं सभी के, ये उदाहरण जरूर पढ़ते लेना। इन जांच प्रक्रियाओं में प्राकृतिक घटनाओं का अवलोकन और रिकॉर्डिंग या सर्वेक्षण करके नतीजों में पैटर्न खोजना आदि सम्मिलित है। आपने जांच प्रक्रिया ली, उनको आपने ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्व करने के बाद पैटर्न देखा कि आखिर इसमें किस तरह का पैटर्न चल रहा है। जैसे यहाँ पर हम बने कि छाया में उगने वाले कनफूल के पत्ते प्रकाश में उगने वाले पत्तों से लंबे हो जाते हैं। हमें अधिक घोंघे कहाँ मिलेंगे? तो हम जगह बता देंगे, यहाँ पर अधिक मिलेंगे, यहाँ पर कम, यहाँ पर और कम। लंबी टांगे वाले लोग ऊंचा कूद, क्या लंबी टांगों वाले लोग ऊंचा कूदते हैं? तो ये सारी चीजें तो आप वर्गीकरण कर दोगे कि लंबी टांगों वाले लोग ऊंचा कूदते हैं या नहीं कूद पाते हैं। खोज करना, शिष्य या तो वस्तुओं घटनाओं को ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हैं या प्राकृतिक घटनाओं के कई अवलोकनों या अवलोकनों की श्रृंखला करते हैं। फिर जाएगा जांच प्रक्रिया के मॉडल। यह पहले 4 श्रेणियों से अलग है क्योंकि इसमें वह अवस्था शामिल है जिसमें शिष्यों को निर्णय लेना होता है कि मॉडल का परीक्षण करने के लिए कौन से प्रमाण पत्र एकत्र करने चाहिए। तो ये जांच प्रक्रिया के मॉडल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसके उदाहरण यहाँ पर दे रखे हैं। कुछ अलग पदार्थों में ठंडक कैसे होती है, तो रीजन बताना है। वस्तुएं बनाना व व्यवस्था का विकास करना, इस तरह की जांच अक्सर तकनीकी स्वभाव की कमी होती है जिसमें शिष्य मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई कलाकृति डिजाइन करता है व व्यवस्था का विकास करता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो मार्कोनी ने जैसे रेडियो का आविष्कार करा था वो इसी पर एक डिपेंडेंट था। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप चीजों को विकास करते हो, विकसित करते हो। बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे, बड़ी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए 10 प्रायोगिक सुझाव, कुछ सुझाव दिए हुए हैं बड़ी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए। सबसे पहला, शिक्षार्थियों के नामों और शक्लों का मिलान करो, ठीक है। आपको आपके बच्चे के बारे में पता होना चाहिए, और आप बच्चे से ये भी कह सकते हो कि मैच करने का भी आप कह सकते हो, वो एग्जाम्पल्स दे सकते हो, है ना। और एक ये भी होता है कि अगर आप जैसे क्लास में बच्चे का नाम से बात करते हो तो बच्चे को लगता है टीचर मुझे जानता है, तो आप कोशिश करो कि आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं आपको सभी के नाम पता हो। बैठने के स्थान का चार्ट बनाकर फोटो लें, शिक्षार्थियों को चित्र बनाने के लिए कहें। नाम के कार्ड व टैग का प्रयोग कर सकते हैं। सकारात्मक अनुशासन के तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। अधिक व्यक्तिगत आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों की ओर ध्यान दे सकते हैं, जो स्पेशल नीड्स वाले होते हैं ना, वो एक औपचारिक पाठ्य योजना बनाकर उस पर अमल कर सकते हैं। पाठ्य योजना में क्या क्या विशेष चीजें शामिल होती हैं, ये कई बार आ चुका है, फिर मैं इसे हर बार हाईलाइट करता हूँ ताकि हमें आपसे छूट ना जाए। इसमें विषय आ जाएगा, उद्देश्य जाएंगे, शिक्षण विधियां, संसाधन, कक्षा की व्यवस्था, अधिगम क्रियाकलाप, मूल्यांकन और चिंतन व विमर्श। अपने समय को सही प्रकार से नियोजित करें। अन्य सक्रिय अधिगम के तरीके, ऐसे अधिविन्यास डिजाइन करें जिससे पता लगे कि शिक्षार्थी जो सीख रहे हैं उसे दैनिक जीवन में प्रयोग कर रहे हैं या केवल प्रक्रिया को ही समझ रहे हैं। तो इसे आपको पता करना होगा, ये आपका काम है कि आपको पता करोगे बच्चे सीख भी रहे हैं या फिर बस रट रहे हैं। रचनात्मक विज्ञान सुरक्षा,
हाथ से करके सीखने वालों में मेन चीज़ है सुरक्षा। तो आप सुरक्षा पर ध्यान किस किस तरह से दे सकते हो? देखो, आपको इस तरह से ध्यान होगा, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं तो उस पर नट बोल्ट सही तरीके से लगे हुए हैं या फिर नहीं लगे हुए हैं। सभी पदार्थ जो उपकरण है एक बार आप उनसे ट्राई करो। थोड़ा भी खतरा नजर आए, जैसे चट्टान का टूटना, द्रव होना, सुरक्षा चश्मा पहने, जानवरों के लिए सही स्थान, मानवतापूर्वक घर प्रदान करें। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। 3P याद रखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3P का मतलब क्या है? प्लानिंग, प्रिपरेशन और प्रिकॉशन। ठीक है, यानी कि योजना बनाना, तैयारी और सावधानी। ये 3P आपको अधिक सृजनात्मक विज्ञान, सुरक्षित सृजनात्मक विज्ञान अनुभव प्रदान करने में मदद करेंगे। आगे तो बस क्या है, अब सुरक्षा की और सकारात्मक दृष्टिकोण है। सुरक्षा आपको पता ही है, बच्चों को आपको इस पे ध्यान रखना है कि यार बच्चे चीज़ों को टच ना करें, मतलब कि किसी को भी डायरेक्ट ऐसे टच ना कर लें, केमिकल को, किसी भी केमिकल का टेस्ट ना कर लें। नेशनल एसोसिएशन ऑफ एलिमेंट्री स्कूल प्रिंसिपल द्वारा सुरक्षा कदम इस प्रकार है। तो ये नेशनल, इन्होंने बताया है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ एलिमेंट्री स्कूल प्रिंसिपल ने क्या क्या चीज़ों, क्या क्या कदम आपको उठाना होगा। विद्यालय की आपातकालीन गतिविधि को सीखे। बच्चे को पता हो कि जब भी किसी तरह की कोई इमरजेंसी आएगी तो बच्चे को कहाँ जाना है, कहाँ पर टेलीफोन नंबर मिलेगा, जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो कहाँ पर मिलेगा, पानी कहाँ पर मिलेगा। विद्यालय से आने जाने के मार्ग को जानो। एक मेन गेट तो सबको पता होता है, लेकिन इसके अलावा और कहाँ कहाँ से हम विद्यालय से बाहर निकल सकते हैं। सुरक्षा व सुरक्षा उपायों को जानो। बच्चों से सुरक्षा के बारे में बात करो। विद्यालय स्टाफ को स्वास्थ्य और भावनात्मक चिंता के बारे में जानकारी दें और सम्मिलित हो, यानी सबको इसमें इन्वॉल्व करें, ये सारी चीज़ें। तो ये हमारी यूनिट कंप्लीट होती है। इस तरह से हमारी 4th यूनिट भी कंप्लीट हो गई है। तो अगर किसी यूनिट में आपको कहीं डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।